सभी साथियों को नमस्कार और सभी को हमारी इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम जिस आज बुक के बारे में बात करने वाले हैं, ये भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जो कि सिविल सेवकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वह यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीएससी हो। यूपीएससी और स्टेट के पीएससी जितने में हो जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज जो भारत की राज्य व्यवस्था है, यहाँ पे जिनके द्वारा लिखा गया है एम लक्ष्मीकांत के द्वारा, उन्हीं को आज हम बात करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर के बारे में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये जो ये बुक का फर्स्ट लेसन है, वो फर्स्ट लेसन का नाम ही है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसका आज हम पृष्ठभूमि में बात करेंगे कि कौन इसमें पृष्ठभूमि में क्या है। बस आपको बस सुनना है, कान में ईयरफोन डालना है और मस्ती से सुनना है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आया। ब्रिटिश 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, ने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। मतलब एक तो आया था 1600 ईस्वी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसमें इतना बड़ा मतलब मार्केट बना लिया कि मत पूछिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी इनका जो दीवानी प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इसके तहत उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज यानी जो ब्रिटिश क्राउन थे, मैंने भारत शासन उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष था अपने हाथों में ले लिया। यह शासन 15 अगस्त 1947 भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के लिए एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। मतलब स्वतंत्र मिला तो ऐसा लगा कि बस एक ठो ऐसा लिखित दस्तावेज हो जिसमें सब कुछ लिखा हो, क्या क्या नहीं करना है, क्या करना है, किसे करना है, ये सब एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। यहाँ इसको अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आ गया। ऐसा मतलब ऐसा अधिक अधिक होने लगा कि ऐसा महसूस होने लगा कि हम लोग को अब बहुत हो गया ये सब ब्रिटिश के अंदर रहना, उपनिवेश में रहना। तो अब हम लोगों को अब आज़ादी मिल ही गई, तो हमको संविधान की जरूरत होने लगी। इसमें क्या है, यद्यपि यह संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई तथापि ब्रिटिश शासन में की कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं से हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ा और उनके बारे में विस्तृत व्याख्या 2 शीर्षकों के अंतर्गत कालक्रमबद्ध रूप से यहाँ दी गई है। पहला क्या है? पहला हो जाएगा आपका कंपनी कंपनी का शासन 1773 से 1858 तक और सम्राट का शासन 1858 से 1947 तक। ये जो ऊपर जितना हम लोग पढ़े वो सब थोड़ा इतिहास मतलब पीछे के बारे में बताया गया। अब यहाँ से हम बात करते हैं 1773 से 1858 तक के बारे में, जहाँ कंपनी का शासन था। पहला हम बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है कि इस अधिनियम की अत्यधिक संवैधानिक महत्व था। यथा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। कौन? जो रेगुलेटिंग आया। और इसमें क्या कहते हैं, देखिए इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली। सुनिए इसमें क्या हुआ ना कि कंपनी को पहली बार मतलब राजनीतिक कार्यों और प्रशासनिक कार्यों में मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। भारत में भी यह केंद्रीय प्रशासन का नींव रखा गया। इस अधिनियम की जो विशेषताएं भी थी जो इस प्रकार है। पहला विशेषता है क्या कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को
बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। 1773 का जो रिलेटिंग एक्ट था, इसमें क्या एक विशेषता थी ना कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, गवर्नर थे बंगाल के गवर्नर, उनको बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। गवर्नर के आगे जनरल का नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। उल्लेखनीय है कि ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, जिन जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे? वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा मद्रास, बंबई एवं गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। इसमें क्या हुआ ना कि मद्रास एवं बंबई के गवर्नर क्या हुए कि बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए। और जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अब क्या हुआ कि यहाँ बंगाल ये सब इसी में आकर मर्ज हो गए। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारत में लोगों के से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब इसमें क्या किया? उपहार और रिश्वत नहीं ले सकते हैं, ये सब क्या कर दिया? प्रतिबंध कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया और इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। अब इसमें है 1781 संशोधन अधिनियम। इसमें जो रेगुलेटिंग में कुछ गलतियां थी उसमें संशोधन के रूप में फिर क्या आया? 1781 में फिर संशोधन अधिनियम आया। इसमें क्या किया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को ठीक करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला विशेषता हम आगे पढ़ते हैं। इसमें विशेषता क्या थी जो 1781 में संशोधन आया? इसमें विशेषता था कि पहला विशेषता हम बात करें तो इस कानून के गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया ना कि इस गवर्नर जनरल तथा काउंसिल की सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी अथवा मुक्त कर दिया गया। उनकी ऐसी कृतियों के लिए उन्होंने पदधारण को अधिकार से किए थे। उसी प्रकार का हुआ कंपनी के सेवकों को भी उनकी कार्य के दौरान की गई कार्रवाइयों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। दूसरा पॉइंट हम बात करें तो इस कानून में राजस्व संबंधी मामलों तथा राजस्व वसूली से जुड़ी मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाहर कर दिया। कौन? एक तो राजस्व संबंधी मामलों को बाहर कर दिया और राजस्व वसूली से संबंधित मामलों को उससे बाहर कर दिया। तीसरा पॉइंट है, इस कानून द्वारा कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। जो क्या किया गया ना, कलकत्ता के सभी जितने निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कर दिया गया। इसमें यह भी व्यवस्था बनाई गई कि न्यायालय हिंदुओं को निजी कानून के हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों को वाद या मामले तय करे। मतलब क्या किया? निजी हिसाब से हिंदुओं तथा मुसलमानों के निजी कानून के हिसाब से मुसलमानों के वाद या मामले तय करें। चौथा पॉइंट में क्या कहा गया? इस कानून द्वारा यह व्यवस्था भी की गई कि प्रांतीय न्यायालयों को अपील गवर्नर जनरल काउंसिल के यहाँ दायर ना कि सर्वोच्च न्यायालय में। इसमें क्या किया गया कि इस कानून में कहा गया कि प्रांतीय न्यायालय का अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, ना कि सर्वोच्च न्यायालय। मतलब सर्वोच्च न्यायालय में दायर नहीं हो, कहाँ पर हो? जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो। इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों काउंसिल में प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल्स के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। अब आता है 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786। 1786 में लॉर्ड कार्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। पहले कौन? सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। अब 1786 में क्या हुआ कि किसको नियुक्त किया गया? कार्नवालिस को। उसने पद स्वीकार करने के लिए 2 शर्तें मांग रखी। क्या क्या मांग रखी? कि हम इस पद को स्वीकार करेंगे लेकिन हम मेरी 2 मांगे भी रहेगी।
पहला मांग था कि उसे विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी करने अथवा ना मानने का अधिकार हो। उसे सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी दिया जाए। वाह! दो मांग क्या था, बहुत ही खतरनाक मांग था, कमांडर इन चीफ और काउंसिल के निर्णय अधिभावी करने का, ना मानने का अधिकार हो। नहीं हो सकता, हम नहीं मानेंगे। तो उपरोक्त शर्तों को सदर 86 के कानून में प्रावधान के रूप में जोड़ा गया, बात मान लिया गया। अब आता है 1793 का चार्टर कानून। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। 93 का जो चार्टर कानून था, इस कानून की जो थी वो बहुत निम्नलिखित विशेषताएं थी। क्या विशेषता थी, जानिए आप लोग। देखिए इसमें क्या था। इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला क्या था कि इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया गया। इसमें क्या किया गया, देखिए सुन। इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया गया। दूसरा पॉइंट आप सुनिए क्या है। इसमें दूसरा पॉइंट है, इसने गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी, कौन, इसमें गवर्नर जनरल क्या किया कि अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। इसने भारत पर व्यापार अधिक एक अधिकार अगले 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। बाप रे, 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। इसमें कमांडर इन चीफ बहुत शर्त दिया था, लेकिन क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कौन, इसमें कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल, बशर्ते उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। कहाँ भुगतान किया जाएगा, किससे भुगतान किया जाएगा, भारतीय राजस्व से ही भुगतान किया जाएगा। अब आया चार्टर कानून। सब एक कानून आते गया और निकलते गया। अब तो चार्टर कानून कब आया, 1813 का। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। लीजिए इसमें क्या, चार्टर कानून में क्या कर दिया, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। तभी तब तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल किया। सभी लोग को इसमें अधिकार खोल दिया और भी एकाधिकार को बहाल रखा। इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा के प्रभुता को संकट व प्रस्थापित किया गया। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति प्रदान की। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इलाकों में बसिंदों के बीच पश्चिमी शिक्षा प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई। जो भुगतान नहीं करेगा कर, उसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया। अब आता है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या खास है, जानिए आप आगे। इसमें खास यह है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम पारित किया, 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। किसको, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट को सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला क्या विशेषता थी, इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। मतलब राजनीतिक और इसको अलग और वाणिज्यिक को वो अलग, यानी कि दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नाम से क्या किया गया, पद एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। इसके नाम से एक नए निकाय का गठन कर देगा। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था आरंभ किया गया।
नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत के सभी नागरिकों, सैन्य, सरकार, राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली कहा गया, ब्रिटिश आधिपत्य को क्षेत्र कहा गया। दूसरा है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों, इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखा गया। इसीलिए संशोधित किया गया था कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र को कहा गया कि दूसरा, ब्रिटिश सरकार के भारत में कंपनी के कार्यों को और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। अब फिर आता है 84 के बाद फिर आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें क्या खास है? इसमें खास यह है कि ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी कि पहला है, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। पहला में क्या था भाई साहब, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जनरल बना दिया, और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर के अधिनियम तहत। इसमें सभी नागरिकों एवं सैन्य शक्तियां निहित थी। इस प्रकार अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और ऊपर में जो हम पढ़े हम लोग सबसे पहले ही, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, वो कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानून को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तीसरा पॉइंट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे में रह गए। आगे बात करें, कब्जे में रह गए। और चौथा, चार्टर एक्ट 1833 में ये सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की आयोजन शुरू किया गया। बहुत ही मतलब इसमें क्या गया, ओपन कंपटीशन की शुरुआत कहाँ? इसी के अधिनियम के तहत किया गया। किसके तहत? अधिनियम के तहत। इसमें 1833 के चार्टर का अधिनियम खुली प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई। इसमें क्या हुआ था? इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। कौन थे प्रथम गवर्नर जनरल? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब आता 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। ये कौन था? यह अंतिम अधिनियम था 1853 का। संवैधानिक विकास की दृष्टि से अधिनियम एक महत्वपूर्ण नियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला क्या था? पहला, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसमें 1853 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया? परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में कहे तो इसने गवर्नर जनरल के लिए नए विधान परिषद का गठन किया। इसे भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाएगी जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार क्या किया गया? विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी प्रक्रियाएं की जरूरत थी। दूसरा क्या है?
इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था आरंभ किया गया। इसमें भी वही बात था, इसमें 1833 को और इसमें 1853 में वही बात है। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवक भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिए गए। इसमें भारत को के नागरिकों के लिए भी खोल दिए। उसमें क्या था कि बस इंग्लैंड के ही लोग बन सकते थे सिविल सेवक। इसमें क्या किया गया कि भारतीयों के लिए भी खोल दिए गए। तो 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। तीसरा पॉइंट है, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र इंग्लैंड राजशाही में विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। समझे? इसमें और क्या बात है, इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। कहाँ कहाँ? इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों से 4 चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। अब आता है ताज का शासन। ताज का शासन क्या है, क्या कहता है भाई साहब, सुनिए। ताज का शासन कहता है कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ताज शासन में 1858 का भारत सरकार अधिनियम, इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया। कब? 1857 विद्रोह हो गया, उसके बाद यह कानून का निर्माण किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के शासन के अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध है। इस कानून में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। अब आता है अगला टॉपिक जो है इसका बात है, और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियों ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर देगी। अब इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है? किसका? 1800 जो 1800 जब आया था कानून, इसकी विशेषताएं क्या? 1858 का शासन भारत सरकार अधिनियम का विशेषताएं क्या क्या है? तो पहला विशेषता है, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। इसमें क्या विशेषता है वह ना कि जितना भी इसका शासन सीधे कहाँ चला गया, ये चला गया इंग्लैंड महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। कौन? लॉर्ड कैनिंग। याद जरूर रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग क्या थे? भारत के प्रथम वायसराय थे। इस अधिनियम में नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर भारत में शासन की द्वैत प्रणाली समाप्त कर दी गई। एक नए पद भारत के राज्य सचिव सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य था और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। कौन? ये जो जितने सचिव वगैरह थे ब्रिटिश के उत्तरदायी थे, संसद के प्रति उत्तरदायी थे। चौथा है, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया, जो एक सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया। परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? भारत सचिव को बनाया गया। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी, जिसे भारत और इंग्लैंड के मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर मुकदमा किया जा सकता था। समझे? इसमें क्या था ना कि भारत सचिव की परिषद गठन किया गया, जो एक नियमित निकाय थी और इससे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था। 1858 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक मशीनरी में सुधार, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारत
प्रांतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया, बस अपने फायदे के लिए देखा। अब आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब आता है कौन? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इसी सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 नए अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम के विशेषताएं इस प्रकार की। पहला विशेषता था, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई, जो 1861 में अधिनियम आया। इसमें क्या हो महसूस हुआ ना कि भाई साहब, अगर यहाँ पर शासन करना है तो भारत का साथ लेना होगा। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों की विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। पहला कौन था? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को परिषद में मनोनीत किया। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरुआत की। इस प्रकार अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा शुरू हुई केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को उलट दिया, जो 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ अपने चरम पर पहुंच गई। इस विधायी विकास की नीतियों के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में क्रमशः 1862, 1866, 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। इसने वायसराय की परिषद में कार्य संचालन के लिए अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की। लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी। इसमें क्या किया गया? ये पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दिया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। उसे इस विभाग का काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश पारित करने का अधिकार था। किसको? इसी को। इसमें क्या है? इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया एवं ऐसे आदेश की अवधि को मात्र 6 माह होती थी। कितने महीने की होती थी? 6 महीने की। अब है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम में क्या क्या है सुनिए। 1892 का भारत परिषद अधिनियम कहता है कि पहला इसके विशेषताएं की बात करें तो इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों को ही रहता था। इसमें क्या था ना कि इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। हालांकि बहुमत जो था सरकारी सदस्यों के ही रहता था। इस विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसमें क्या था? इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स गैर सरकारी सदस्यों को नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सिफारिशों पर गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने का शक्ति थी। इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों
दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। अब आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें बस सुधार ही हो रहा है। वहां से जो देखे हम लोग 1700 से लेकर इधर 1909 तक पहुंच गए हैं। इसमें भी क्या हो गया, इसमें भी सब सुधार ही हो रहा है। अब 1909 का अधिनियम क्या बोलता है, भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 का अधिनियम क्या जाता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की और केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। वाह, कितनी हो गई, 16 से बढ़कर 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषदों में इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसने केंद्रीय परिषद सहकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषद के कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। इसमें और क्या किया गया, इसमें और विशेषता था कि इसमें इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान। सोचिए, इसमें पहली बार क्या मिला कि वायसराय और गवर्नर के कार्य परिषद के साथ मिलकर एसोसिएशन का आप निर्माण कर सकते हैं। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाए, किसको, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। उसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम का चुनाव कर सकते थे। इस प्रकार अधिनियम में सांप्रदायिकता वैधानिकता प्रदान को लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। इसने प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया। इसमें क्या किया, इसमें प्रावधान क्या किया कि इसने प्रेसिडेंसी और कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। अब आता भारत शासन अधिनियम 1919। बस चल ही रहा है, सुधार की प्रक्रिया जारी है। 20 अगस्त 1917 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। अब इसमें क्या क्या विशेषता था 1919 वाला में देखिए। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय थे। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। पहला है केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक राज्यों को केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। क्या एकात्मक ही बना रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद इस सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध यूनानी शब्द में डाई आर्को से व्युत्पन्न शासन व्यवस्था कहा गया। हालांकि यह व्यवस्था काफी हद तक असफल रही। इसमें क्या रहा,
यह काफी हद तक असफल रहा। इस अधिनियम को पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। इस विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था यानी महाराज्यसभा और लोकसभा में गठन किया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचित किया गया था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय का होना आवश्यक था। यानी कि कमांडर इन चीफ कौन रहेगा? ये रहेगा ब्रिटेन के लोग। अब 3 कौन सदस्य रहेंगे? भारत के लोग। इसलिए सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीयों, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित कर दिया। इस कानून में संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया और अब तक भारत में सचिव द्वारा किए गए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। कौन? इसमें आ गया कि इसमें किया गया कि कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया, बाकी सब अपने करना है। इसमें एक लोक सेवक आयोग का गठन किया गया था। 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग थलग कर दिया गया। राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकृत कर दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। अब आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या आया, तो इसका क्या काम था वो देखिए। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय में 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन की घोषणा की गई। इसमें क्या बोलता है एक बार फिर से सुनिए आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण है साइमन कमीशन। देखिए क्या बोलता है। इसमें बोलता है ना कि नवंबर 1927 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन की घोषणा की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसीलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैत शासन प्रणाली राज्य में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने आदि सिफारिशों की। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश भारत में भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए। इन सम्मेलन में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति की समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम 1935 शामिल कर दिया गया। क्या क्या आ जाता है। अब आता है सांप्रदायिक अवार्ड। सांप्रदायिक अवार्ड क्या है भाई साहब? सांप्रदायिक अवार्ड है ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा को इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड ने न सिर्फ मुस्लिमों, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए और उन्हें अवार्ड्स में संशोधन के लिए पुनः यरवदा जेल में अनशन प्राप्त कर दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ
इसने पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था बनाए रखा हो गया और दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए। इसमें सांप्रदायिक अवार्ड में क्या हुआ कि इसमें दलितों के लिए आरक्षित कर दिया स्थान। और इसमें क्या था, इसमें जो है अब आता भारत शासन अधिनियम, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है पॉलिटी के हिसाब से। कौन? भारत शासन अधिनियम। यह अधिनियम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन एवं एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें क्या हुआ कि यह अधिनियम भारत में उत्तरदायी सरकार के गठन का एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह एक लंबी और विस्तृत दस्तावेज था। कौन? भारत शासन अधिनियम क्या था? एक लंबी और विस्तृत दस्तावेज था। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की। इसमें राज्यों और रियासतों के एक इकाई की तरह माना गया। इस अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघ सूची 59 विषय, राज्य सूची 54 विषय और समवर्ती सूची दोनों के लिए 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। संघ सूची के लिए 59, राज्य सूची के लिए 54 और दोनों के लिए 36 का बंटवारा कर दिया के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया और शक्तियों के व्यवसाय को दे दी। हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि देशी रियासतों इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इन प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दी तथा प्रांतीय स्वायत्तता शुभारंभ किया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्तता तरीके को 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम ने राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की, यानी गवर्नर के राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। यह व्यवस्था 1937 में शुरू की गई और 1939 में समाप्त कर दिया गया। स्टार्ट हुआ और समाप्त भी हो गया। इसने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिणामतः संघीय विषयों को स्थानांतरित आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। हालांकि यह प्रावधान कभी लागू नहीं हो सका। चौथा पॉइंट है कि इसने 11 राज्यों से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। 11 में से 6 में क्या किया? द्विसदनीय व्यवस्था लागू कर दिया। इस प्रकार बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय विधान परिषद के विधानसभा बनाई गई। किसमें? बंगाल हो गया, बंबई हो गया, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में द्विसदनीय परिषद विधान बनाए गए। इसने दलितों जातियों के लिए, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था का विस्तार किया। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद समाप्त कर दिया और इंग्लैंड भारत सचिव को सलाहकारों की टीम मिल गई। इसने मताधिकार का विस्तार किया और लगभग 10% जनसंख्या मत के अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत देश में कुल मुद्रा पर साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या किया गया ना कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कर दिया गया। अब अगले पेज की तरफ चलते हैं। इसने न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग की 2 अत्यधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। 1937 में कौन सा न्यायालय स्थापना हुआ? संघीय न्यायालय। अब आता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, बहुत लास्ट है और इसके बाद जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि खत्म हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को क्लेमेंट एटली ने घोषणा क्या किया कि 30 जून 1947 को भारत ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगी। इसके बाद उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत में विभाजन की बात कही। तो 3 जून 1947 को
ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लोग स्वीकार कर लिया। इस पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनकर उसे लागू कर दिया गया। सोचिए साला क्या क्या हुआ। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्न थी, क्या थी सुनिए। इस अधिनियम ब्रिटिश समाप्त कर दिया। इसने भारत ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया। इसने भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों पर गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट सिफारिश पर ब्रिटेन के ताज करनी थी, पर ब्रिटेन की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होना था। इसने दोनों डोमिनियनों राज्यों संविधान सभाओं को अपने देशों का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश के संविधान को अपनाने की शक्ति दी। सभाओं को यह भी शक्ति दी थी कि किसी भी ब्रिटिश कानून को समाप्त करने के लिए कानून बना सकती थी, यहाँ तक कि उन्हें स्वतंत्रता अधिनियम का भी निरस्त करने का अधिकार था। इसने दोनों डोमिनियन राज्यों संविधान सभाओं को यह शक्ति प्रदान की गई कि नए संविधान का निर्माण एवं कार्यान्वित होने तक अपने अपने संबंधित क्षेत्रों के लिए विधान सभाओं बना सकती थी। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश संसद ने पारित हुआ। कोई भी अधिनियम दोनों डोमिनियन पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि दोनों डोमिनियन इस कानून को मानने के लिए कानून न बना लेंगे। इस कानून में ब्रिटेन भारत सर्वोच्च पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों में सचिव को स्थानांतरित कर दी गई। इसने 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की घोषणा की और इसके साथ ही आदिवासी क्षेत्र समझौता संबंधों पर भी ब्रिटिश हस्तक्षेप समाप्त हो गया। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारत का डोमिनियन या पाकिस्तान का डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। कौन इसको स्वतंत्रता दी गई। इस अधिनियम में नया संविधान बनाने तथा तक प्रत्येक डोमिनियन में शासन संचालित करने भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उनके प्रांतीय सभाओं बस चलाने की व्यवस्था की। हालांकि दोनों डोमिनियन राज्यों को इस कानून के सुधार करने का अधिकार था, मतलब दोनों डोमिनियन जो थे सुधार कर सकते थे। इसने ब्रिटिश शासकों को विधेयकों पर मताधिकार और उन्हें स्वीकृत करने का अधिकार वंचित कर दिया, लेकिन ब्रिटिश शासक के नाम पर गवर्नर जनरल को किसी भी विधेयक को स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त था। इस अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल एक प्रांतीय गवर्नर को राज्यों को संवैधानिक प्रमुख नियुक्त किया गया। इन्हें सभी मामलों राज्यों मंत्रिपरिषद परामर्श में कार्य करना होता था। इसने शाही उपाधि से भारत सम्राट का शब्द समाप्त कर दिया। शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। इसने भारत के राज्यों द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियों करने और पदों का आरक्षण करने की प्रणाली समाप्त कर दी। और 15 अगस्त 1947 से पूर्व सिविल सेवा कर्मचारियों को वही सुविधाएं मिलती थी जो पहले से प्राप्त था। अब आता 14 से 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और समस्त शक्तियां दो नए स्वतंत्र डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई और 1946 में बनी संविधान को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद में के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यह थी
जो भारत की राज्य व्यवस्था हम लोग पढ़ रहे हैं राज्य व्यवस्था की, उसके पहला लेसन यानी पहला चैप्टर जो था वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर था। अब इसके बाद जो आगे हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और बहुत ही मज़ा आ जाएगा पढ़ने में। तब तक के लिए हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि बस वीडियो को कान में ईयरफोन डाल के सुनना है। और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। सभी साथियों को एक बार फिर से धन्यवाद।